नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी आप सबको याद ही होगी, जिसने हजारों जिंदगियों को निगल लिया था और आज भी उसका प्रभाव देखा जाता है। उसके प्रभाव से कई बच्चे दिव्यांग पैदा हुए जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे को 12 ट्रकों में भरकर पूरी सुरक्षा के साथ भोपाल से पीतमपुर पहुंचाया गया है। यहां रामकी एनवायरो इंजीनियरिंग कंपनी में इस कचरे को नष्ट करने की तैयारी है। तो आखिर कचरा क्यों नष्ट किया जा रहा है और इसका विरोध क्यों हो रहा है? सरकार और विपक्ष के क्या तर्क हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर इस कचरे में है क्या, कितने प्रकार का ये कचरा है, आपको ये बताते हैं। तो देखिए, 5 तरह का कचरा पीतमपुर लाया गया है। जो एक प्रकार है वो मिट्टी का है, यूनियन कार्बाइड के आसपास की प्रदूषित मिट्टी है, और C1 नाम का कीटनाशक है जो फैक्ट्री में बनाया जाता था, और रिएक्टर भी है। कीटनाशक में इस्तेमाल होने वाला बचा कुचा रिएक्टर, जो इस रिएक्टर में जो कीटनाशक तैयार होता था वो है, और नेफ्थॉल अवशेष, जिस प्लांट से गैस का रिसाव हुआ है ये उसका अवशेष है। कीटनाशक बनना बंद हुआ तो बाद में जो केमिकल बचा हुआ था, इन्हें अलग अलग कंटेनर्स में, 5 प्रकार का ये कचरा था, इन्हें अलग अलग कंटेनर्स में पैक किया गया है और आज सुबह ये पीतमपुर पहुंचा दिया गया है। और अब जानते हैं कि इस कचरे को नष्ट करने के पीछे की वजह क्या है। साल 2004 में भोपाल के आलोक प्रताप सिंह ने दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। फैक्ट्री से कचरा हटाने की गुहार लगाई, जो अब जाकर अमल में लाया जा रहा है। और सोचिए, 40 साल की लड़ाई के बाद अब जाकर के कचरे का निष्पादन होगा। अगर कचरे को नष्ट करने के पीछे की वजह बात करें तो ये कचरा 84 की ही तरह अब भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। विस्फोट या आग लग सकती है, कैंसर, उत्परिवर्तन या जन्मदोष हो सकता है, शरीर में संक्रमण फैल सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है, और केमिकल में रिएक्शन की भी आशंका है, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 20 से 25 साल के बाद जितना भी जहर होता है इस तरह के रसायनों में, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। नेफ्थॉल 7 का उन्होंने जिक्र किया है कि अब सिर्फ प्रदूषित मिट्टी बची हुई है और नेफ्थॉल 7 बचा हुआ है, और नेफ्थॉल 7 का जितना भी इफेक्ट होता है वो 20 साल में खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन पीतमपुर में इस कचरे को नष्ट करने को लेकर विरोध भी हो रहा है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इसे यहां क्यों जलाया जा रहा है, इस कचरे के यहां जलाने से प्रदूषण बढ़ सकता है, उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। 10 से ज्यादा पीतमपुर के संगठन हैं जो लगातार विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि हम पीतमपुर में कचरे का निष्पादन नहीं करने देंगे, वरना पीतमपुर वासियों को साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ा खतरा बताया है, और न सिर्फ पीतमपुर, इंदौर, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और 3 जनवरी यानी कि कल पीतमपुर बंद का आह्वान भी किया गया है। तो मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। पीतमपुर में कचरा नष्ट करने का विरोध किया जा रहा है। विषैले कचरे से जलवायु प्रदूषित होगी, कैंसर के मरीज बढ़ेंगे। याचिका में तमाम दलील दी गई है। जले हुए कचरे के अवशेष से पानी भी जहरीला होगा, यह भी इस याचिका में कहा गया है। क्या क्या डर है, क्या क्या खतरा है, उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। विषैले कचरे से फसलों को भी नुकसान हो सकता है, यह भी इस याचिका में जिक्र किया गया है। पीतमपुरा में कचरा नष्ट किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई है और माना जा रहा है कि जल्दी इस पर भी सुनवाई हो सकती है। पीतमपुर में निष्पादन के लिए लाया गया है। इससे आने वाले समय में काफ़ी दुष्परिणाम इसके पीतमपुर क्षेत्र की जनता को भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए हम सबका विरोध है कि ये कचरा पीतमपुर में नहीं जलाया जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई अच्छी चीज़ है तो वहीं क्यों नहीं दफना देती है, पीतमपुर आके क्यों दफना रहे हमारी जान के ऊपर। यहाँ हजारों लोग, हमारी खेती खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, कोई बीमार हो रहे हैं, कोई को खुजली हो रही है, जमाने के नाटक हो रहे, तो यहाँ आके सारा नाटक क्यों? इस गैस के कारण इतना भयभीत हो चुका है यहाँ का जनमानस, जनता को आज से ही पलायन करना चालू कर दिया। अभी कुछ लोगों से बात हुई मेरी कि यार भाई साहब आप लोग धरना प्रदर्शन में चलो, कचरा जल रहा है। बोले भैया आज कचरा जल रहा है, हम लोगों को इतना डर लग रहा है कि वो अपने गाँव की ओर निकल रहे लोगों।
तो एक तरफ जहां स्थानीय रहवासी पीतमपुर में कचरे को नष्ट करने का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसी मसले को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके घर मिलने पहुंचे और इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि इससे पीतमपुर, इंदौर को नुकसान हो सकता है, आने वाली पीढ़ी खतरे में पड़ सकती है। कहा पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण। तो देखिए, आपने सुना सुमित्रा महाजन को, उनको भी कहना है कि जनता का हित सबसे पहले यहां पर ध्यान में रखा जाएगा और सरकार को तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ फैसला लेना चाहिए। दरअसल आज जीतू पटवारी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि पीतमपुर में इस कचरे का निष्पादन नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीतमपुर और इंदौर को इससे बड़ा नुकसान होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे मध्य प्रदेश में मात्र पीतमपुर का रामकी एनवायर इंजीनियर कंपनी ही है जहां पर इस तरह के केमिकल वेस्ट का निष्पादन किया जाता है, लेकिन इसका अब सभी जगह विरोध हो रहा है। जीतू पटवारी ने किस तरह से विरोध जताया है पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन का, सुनिए। एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने कई से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं, उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करें। तो इधर जीतू पटवारी विरोध कर रहे हैं तो खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला, कचरे के निष्पादन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और इसे राजनीति से अलग विषय बताया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांवों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। अब इस केस में पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। आखिर इस मामले में क्या कह रही है कांग्रेस और बीजेपी, आपको ये भी सुनवाते हैं। इसमें भी कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 100-150 करोड़ रुपए में 1% कचरा आप ले गए हैं खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिर्फ 1%। अभी 99% कचरा वहीं का वहीं मौजूद है, 21 स्थानों पर वो रखा हुआ है। उसको हटाना ही था, तो या तो बोलते कि यूनियन कार्बाइड ले जाए या कहीं दूर किसी समुद्र में ले जाके बीच में कहीं डालना था जिससे कहीं कोई हानि ना हो। और दूसरा अभी ये कंटेनर के जा रहे जो नीचे ज़मीन के अंदर है उसका, वो अभी हटा नहीं। भोपाल तो ऑलरेडी पीड़ित है, अब एक और पीतमपुर को में अगर कोई मामला हो तो उसको पीड़ित करने से क्या फायदा था। कि 1 साल के अंदर विभाग मिलने के न सिर्फ हमने पैसे की व्यवस्था करी, वैज्ञानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और पर्यावरण के भोपाल और दिल्ली के अधिकारियों की देखरेख में वो सारा का सारा जहरीला कचरा जो हमने शिफ्ट करके और उसको जलाने की सारी व्यवस्थाएं करी। तो कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीतमपुर में ही क्यों कचरा नष्ट किया जा रहा है। तो उसका जवाब यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ पीतमपुर की रामकी एनवायरो इंजीनियरिंग कंपनी ही है जहां पर रासायनिक कचरे को नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब आपको कचरे का निष्पादन कैसे किया जाएगा इसका प्रोसेस भी बताते हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए किस तरह से कचरे को नष्ट किया जाएगा और पूरा प्रोसेस जो होगा 180 दिन का होगा। कुल 337 टन यूनियन कार्बाइड का ये जहरीला कचरा है और खास किस्म के जंबो बैग में इसे पैक किया गया। कल जब हमने आपको काफिला दिखाया था कि 12 कंटेनर्स में इसे लोड किया गया है, तो खास किस्म के जंबो बैग में इस कचरे को पैक किया गया था। कुल 12 कंटेनर से कचरे को पीतमपुर भेजा गया। 7.5-8 घंटे करीबन पूरे काफिले ने सफर किया। फिर आज सुबह ये पीतमपुर पहुंचा है। नॉन रिएक्टिव कंटेनर में कचरा भेजा गया है, यानी कि कंटेनर ऐसा है कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन ना होने पाए। और इसे पीतमपुर तक भेजने के लिए जहरीला कचरे के लिए बनाया गया था 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर। यहां पर ट्रैफिक को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। 1 से 2 घंटे तक के लिए ट्रैफिक को यहां पर रोकना पड़ा और कंटेनर को भेजने से पहले बाकायदा इसका वेट भी चेक किया गया। और फिर जब पीतमपुर पहुंचा तो वहां पर भी पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। कचरे का वजन दोबारा वहां पर किया गया। कचरे को रखने के लिए लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है और ये जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म है वो जमीन से करीब 25 फीट ऊपर है। और कचरे को जलाने का फैसला वैज्ञानिक ही लेंगे, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक पूरा अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले भी रामकी एनवायरो में साल 2015 में कचरे का निष्पादन किया गया था। कोचीन की एक फैक्ट्री से तब यूनियन कार्बाइड वहां पर मंगवाया गया था और वहां उसके बाद फिर जो अध्ययन हुआ उसके आधार पर अब पीतमपुर के रामकी एनवायर इंजीनियर कंपनी में फिर से कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। कचरा जलाने से पहले सैंपल की बाकायदा टेस्टिंग भी होगी। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये इतना बड़ा और चर्चा का विषय क्यों है। अगर आप नहीं जानते तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव हुआ था। 2 से 3 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात आपको याद ही होगी, जब हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। भोपाल में जहां देखो सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। गैस त्रासदी पर एक नजर डालें तो 2 से 3 दिसंबर की 1984 की दरमियानी रात भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उसमें गैस रिसाव हुआ था। बेहद लापरवाही से वहां पर कीटनाशक बनाया जाता था और जहरीले गैस से 24 घंटे के अंदर 3,787 लोगों की मौत हुई थी और 30,000 से ज्यादा लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया था। और भोपाल के 36 वार्ड में गैस कांड का असर पड़ा था। गैस त्रासदी के बाद ट्रकों में लाशें भरनी पड़ी थी। जहां नजर जाती थी वहां पर सिर्फ लाश ही लाश मिलती थी और 5,74,000 से ज्यादा लोगों को मुआवजा मिल चुका है और इसके जख्म आज भी जिंदा हैं भोपाल में। तो कल पीतमपुर में बंद का आह्वान किया गया और 6 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि आपको यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को निष्पादन करना ही होगा। एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ प्रोसेस जारी है और एक तरफ सियासत भी हो रही है। आज इसी मुद्दे पर रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश आप जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। कहा जाता है कि नशा इंसान को हैवान बना देता है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन नशा किसी को लड़की बना दे, क्या यह बात आपने कभी सुनी है? दरअसल ये मामला है इंदौर का, जहां क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो नशे का धंधा करता है और खुद भी नशा करता है और इसके लिए वो लड़कियों जैसा व्यवहार करने लगता है, लड़कियों के कपड़े पहनता है। जब क्राइम ब्रांच ने इसे धर दबोचा, गिरफ्तार किया, तब भी वो लड़कियों की तरह ही कपड़े पहना हुआ था। इस आरोपी के पास से 30 ग्राम एमडी ड्रग्स और 2.5 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। आरोपी लोन लेकर नशे का धंधा कर रहा था और अब तक 5 लाख रुपए की ड्रग्स खरीद चुका है। इसके एक साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो भी नशा करता है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर का रहने वाला ये दोनों लोग मिले। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 30 ग्राम एमडी मिली और 2.5 किलो के लगभग गांजा मिला है, जिसको जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिमांड में लेकर के इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो और भी चीज़ों का खुलासा होगा इसमें। ग्वालियर में एक युवक ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए गोली मारने की झूठी कहानी रच डाली। इसका खुलासा पुलिस ने किया। घायल युवक का जिम में कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था और इसे लेकर मारपीट भी हुई थी और उनको ही फंसाने के लिए युवक ने लोहे की नुकीली रॉड को गर्म कर अपने शरीर पर गोली जैसे घाव बनाए और खुद पर कातिलाना हमला होने की कहानी सुनाई, जिस पर पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसकी कहानी पर पानी फेर दिया। दरअसल शिव कॉलोनी निवासी वीनू उर्फ श्रीकांत गुर्जर के परिजन ने
उसे 29 दिसंबर की रात एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। तत्काल डॉक्टर्स ने उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। सीटी स्कैन रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया कि ये गोली का निशान नहीं था, बल्कि खुद पर ही उसने हमला किया था। चेस्ट में राइट हैंड साइड में एंट्री वुंड है और पीठ में एग्जिट वुंड है। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 का अपराध कायम हुआ था। रात में ही जब उसका सिटी स्कैन कराया गया, जब एक्सरे कराया गया और डॉक्टर्स के द्वारा परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि वो जो वुंड्स बताए गए हैं वो एग्जिट और एंट्री वुंड नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि ये झूठा पाया जाएगा तो जो रिपोर्ट करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर नगर निगम ने हाल ही में रेती मंडी क्षेत्र के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई ढाबे और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अवैध निर्माणों को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना है। मौके का जायजा लिया संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार नगर निगम की जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो जारी है और इसी के चलते आज एक और बड़ी कार्रवाई जो है वो रेती मंडी स्थित कई बड़े ढाबों के ऊपर और यहाँ पर बड़े बाड़ों पर की जा रही है। काफ़ी समय से इस ढाबे के मालिक को नोटिस दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है उसके निर्माण में इसके अतिक्रमण के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पर मौजूद अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जो कार्रवाई है शुरू की है और उसके बाद ये कार्रवाई पूरी करने के बाद जो ये ब्रिज का निर्माण है इसे पूरा किया जा सकेगा। यहाँ पर सर मौजूद है। मीना जी, आपसे जानेंगे किस तरह से हम आज की कार्रवाई जो है कर रहे हैं। ये इसकी आईडीए की स्कीम है 97.4। इसमें चूँकि पहले कोर्ट केस चल रहा था इसलिए पेंडिंग था। अभी सुप्रीम कोर्ट से आईडीए जीत चुका है और उसमें उसके बाद जो भी अतिक्रमण का इनको नोटिस दिया गया था 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले लगभग, तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों ने तो खुद ही हटा लिया, बाकी जिन्हें नहीं किया उनको नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। आगे हम किस तरह से कार्रवाई जारी रखेंगे? आगे हमारी हटाने के बाद चूँकि हमको डेवलपमेंट करके और उसका विकसित करके प्लाट को बेचना है तो वो कार्रवाई करेंगे। कई बार नोटिस जारी किए गए थे लेकिन किसी भी तरह से उसकी सहमति इसमें नहीं बन पा रही थी, जिसके चलते आईडी और नगर निगम को खुद यहाँ पर पहुंचकर इस कार्रवाई को पूरा करना पड़ा है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटाया गया है। एडीजी विवेक शर्मा नए परिवहन आयुक्त बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटा दिया गया है। एडीजी विवेक शर्मा नए परिवहन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस विधायक पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि रेत पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस क्यों मुद्दा बनाए। वहीं कांग्रेस के दूसरे विधायक देवेंद्र सखवार ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है और आगे भी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन प्रभारी मंत्री को शायद यही नहीं पता कि चंबल में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। कांग्रेस तो हमेशा से आवाज उठाई है कि अवैध उत्खनन रुके, हमेशा आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, पर ये विषय हमारा नहीं है। सरकार से पूछे, आप जिला प्रशासन से पूछे। रेत का क्या प्रक्रिया है। वैसे तो पहले बहुत बुरी स्थिति थी और अब हमने जरा पे तंत्र कसा है। हमारे स्टोर में भी अवैध रेत का खनन हो रहा था, तो कलेक्टर से वहां भी हमने छापा मार को बंद करवाए। यहाँ में जांच करवाऊंगे। मध्य प्रदेश की जनता को अब सरकारी कामों में राहत मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है। इससे हर सरकारी योजना अब डिजिटल हो जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण के काम तेज गति से करने के लिए किया गया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार तत्परता के साथ जनहितैषी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा और महिला वर्ग के विशेष ध्यान रखने वाले सभी कामों को फोकस करते हुए डिजिटलाइजेशन से आगे बढ़ना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को इन कामों का राहत भी मिलेगी और काम के अंदर और गति बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई।
जूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कपिल परमार को अर्जुन अवार्ड मिला है। सीहोर के रहने वाले कपिल ने पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अवार्ड मिलने को लेकर कपिल परमार ने IBC 24 से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कपिल परमार जी, जिनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। जानेंगे आखिर किस प्रकार से, क्या खुशी है और किस प्रकार से इनका नाम चयनित हुआ है। कपिल जी, आपका स्वागत है IBC चैनल में। आपको आज आपका नाम जो है अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ है, कैसा पहले तो थैंक यू, धन्यवाद IBC चैनल का 24। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो अर्जुन अवार्ड के लिए मेरा नाम नॉमिनी हुआ। अभी मैंने मिनिस्ट्री की जब लिस्ट जारी हुई तो मैंने देखा 25वें नंबर पे मेरा नाम है अर्जुन अवार्ड में, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, माननीय खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मध्य प्रदेश, और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा। तो आप सभी चैनल वासियों को, पूरे देशवासियों को, प्रदेश वासियों को, सीहोर वासियों को मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार बना रहा है मेरे ऊपर हमेशा। जैसा कि देखा, कपिल जी ने जानकारी दी कि उनका नाम जो है इस समय अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। शहर में काफी खुशी का माहौल है। सीहोर से कवि छोकर, IBC 24 न्यूज। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।